गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जा रहे हैं हिस्ट्री के जो है फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ, व्हेन एंड वेयर मीन्स क्या होता है कि इतिहास में, हिस्ट्री में कैसे क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किस जगह हुआ, इसके बारे में जानकारी। व्हेन की बात जब आती है तो हम लोग किसी डेट को सोचते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डेट से कंसर्निंग होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ड्यूरेशन से कंसर्निंग होती हैं, जो अभी हम लोग डिटेल वे में पढ़ेंगे। तो जब हम व्हेन की बात करते हैं, कब हुआ ऐसा, तो वो एक इंस्टेंट भी हो सकता है किसी इवेंट के लिए, और किसी एक इवेंट को चलने में एक लंबा ड्यूरेशन भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ों की तो स्पेसिफिक टाइम और डेट होता है, और कुछ चीज़ों का एक स्पैन होता है। तो अब ये तो हम लोगों को ये सीखना पड़ेगा कि जितने भी अब तक का हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, तो उस हिस्ट्री में कब हमें जो है आपके डेट्स को जो है इंपॉर्टेंस देना है और कब हमें ड्यूरेशन को इंपॉर्टेंस देना है। फिर बात होती है कि कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है तो हाउ, कैसे, किस वजह से हुई, क्या रीजन था, ये जानना हिस्ट्री में कि क्या उसका रीजन था होने का, या उसके बाद उसका इफेक्ट क्या होगा, या उसके वजह से क्या क्या जो है आपके इफेक्ट पड़ा, या आगे जो है क्या पड़ेगा। ये सारी चीजें जो आपकी होती हैं वो ऐसे हम लोग डिटरमिन करते हैं। तो ये चैप्टर जो है थोड़ा सा थिंकिंग पर बेस्ड है। थिंकिंग पे मतलब ये कि एक आउटलाइन क्रिएट करता है कि हिस्ट्री हमें कैसे पढ़नी चाहिए। तो होता क्या है कि हम लोग जैसे मान लीजिए कि कभी कभी हम लोग एक कहानी की तरह से पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन हमें अगर कोई चीज जो है आपके जैसे मान लीजिए कि कोई इवेंट ऐसा है जो एक लंबा टाइम ले रहा है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी भी इवेंट को कोई अगर मान लीजिए एपिडेमिक या पैंडेमिक आता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये कब आया, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, स्पेसिफिक डेट नहीं डिफाइन की जा सकती। हाँ ये है कि हम ये बता सकते हैं कि इसकी शुरुआत जो है 2019 में हुई। अब ये कब तक जाएगा, एंड कब करेगा नहीं पता, इसका एक स्पैन चलेगा। तो अब तो इसी तरह की हिस्ट्री में 2, 4, 5 चीजें ऐसी होती हैं जिनके पीछे जो है आपके एक तरह से डेट कम, जो है आपके ड्यूरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ड्यूरेशन में जो है आपके ये देखना पड़ता है कि कौन चीज कैसे स्टार्ट हुई और कब तक चली और उसका इफेक्ट कब तक था। कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक डेट होता है, इंस्टेंटली कोई चीज हो जाता है, जैसे कोई डेथ किया, उसका एक स्पेसिफिक टाइम हो गया। कोई वॉर किसी ने जीती, वो एक स्पेसिफिक डेट हो गई। किसी ने बर्थ लिया, वो एक स्पेसिफिक डेट हो गई। तो कुछ चीजों की इवेंट की स्पेसिफिक डेट हो जाती है और कुछ चीजों की जो है आपके एक ड्यूरेशन हो जाता है। तो इस तरह से हमें जो है आपके चीजों को देखना पड़ता है कि कहां पर हम ड्यूरेशन को देखेंगे, कहां पर डेट को देखेंगे। यही सारी चीजें जो है हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। व्हेन, हाउ एंड वेयर जो है आपके जो चैप्टर है उसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। अब देखिए जो है चैप्टर क्या है या किस तरह से जो है स्टार्ट होता है। हम लोग फर्स्ट जो है आपके एक तरह से फर्स्ट पार्ट को हम लोग इसके स्टार्ट कर रहे हैं। जो चैप्टर है वो है हाउ, व्हेन एंड वेयर। अब हाउ, व्हेन एंड वेयर जो चैप्टर है, तो इसको अब देखिए हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में रखेंगे वो ये रखते हैं कि किसी भी आगे आने वाले चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारा माइंड पहले स्ट्रक्चर जो है आपके इतिहास को पढ़ने को तैयार होना चाहिए। तो अगर हम उस चीज की तैयारी कर लें तो हम आसानी से चीजों को समझ सकेंगे। जैसे पहली चीज, जैसे जब व्हेन की बात होती है, अभी हमने कहा कब हुआ ये, तो जब व्हेन की बात होती है तो सबसे पहली चीज ये आती है हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। डेट कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। तो जैसे अभी हमने स्टार्ट में कहा, डेट तब इंपॉर्टेंस रखती है जब कोई इवेंट इवेंचुअली या इंस्टेंटली होता है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, किसी की डेथ हो जाए उसका डेट आपको होगी, किसी की बर्थ हो वो उसकी डेट होगी,
कोई जो किंग है वो अपने थ्रोन पर बैठा, उसकी एक स्पेसिफिक डेट होगी, या जो है आपके इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स जितने होते हैं उन सब की एक स्पेसिफिक डेट हो सकती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूज ऑफ टी एंड कॉफी, क्या कोई स्पेसिफिक डेट है कि पहली बार इंडिया में किसने चाय और कॉफी पी? क्या इसकी डेट है कि पहली बार जो है आपके फर्स्ट क्लास टिकट में जो है आपके एक तरह से जर्नी की ट्रेन में? क्या इसका जो है आपके ये डेट है कि हमने सबसे पहले जो है आपके जो पोलियो है वो कब जो है आपके एक तरह से पूरी तरह से जो है एंड कर दिया? क्या कोई स्पेसिफिक डेट है? इंडिया से पोलियो जो है आपके पूरी तरह से कहा जाता है कि चला गया, तो जाने की कोई डेट है? या पेंडेमिक आया, कोविड जो है आपके आया, क्या उसकी कोई स्पेसिफिक डेट है? नहीं है। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती, उनको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए एक ड्यूरेशन बना होता है। तो इस तरह से जितनी भी चीज है, जैसे हमने कहा जो है ट्रेन कब चली, तो ट्रेन का बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, उनको स्पेसिफिक डेट नहीं है उसकी। हाँ ये है कि ऑफिशियली कब चलाई गई उसको डेट आपको बता दी जाती है, लेकिन कब से प्रयास हो रहा था, एफर्ट कब से लग रहा था, उसकी बोगी कब से बनाई जा रही थी, उसकी डिजाइनिंग कब करी गई, तो ये सारी चीजें जो है आपके डेट नहीं मिलेगी। न्यूज़पेपर का यूज पहली बार कब हुआ, कब पहली बार छपा न्यूज़पेपर, क्या इसकी कोई डिटेलिंग है? तो पहली बार न्यूज़पेपर कब छपा, नहीं पता। फिर नेशनल मूवमेंट की शुरुआत अगर हम कहें कि नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई, कब हुई, क्या इसका एक स्पेसिफिक डेट है? तो हम लोग ये कहते हैं कि हाँ इवेंट, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे जो है आप है ना आग में घी लगाना, तो जैसे हम लोग कहते हैं कि जो आपके मूवमेंट की शुरुआत जो हुई वो 1857 के जो है आपके विद्रोह से हुई, रिवोल्ट से हुई, सिपाही जो रिवोल्ट था, तो जिसमें जो है आपके कारतूस जो है आपके चर्बी वाला कारतूस जो है उसको चलाने को मना कर दिया गया था। वो क्या वही शुरुआत नहीं थी, वहां तक लोग भरे बैठे थे, वो उस इवेंट ने वहां से शुरुआत नहीं करी थी, वो पहला दिन नहीं था। तो ये रिवोल्ट बहुत दिन से प्लान हो रहा था, बार बार विफल हो रहा था, फिर प्लान हो रहा था, फिर विफल हो रहा था, लेकिन वो एक स्पेसिफिक टाइम था जिसने क्या किया कि हाईलाइट में आ गया सारी चीज कि हम इसका विरोध करना चाहते हैं, या फिर हम जो है ब्रिटिशर्स को की जो भी आपकी तरह से नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, उनका विरोध करना चाहते हैं उस स्पेसिफिक। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नेशनल मूवमेंट की शुरुआत किस दिन हुई, तो ये कह सकते हैं कि हाँ कब से हुई, तो एक स्पेसिफिक डेट कि तब से कुछ इसके रिजीम से, इसके काल से जो है आपके एक तरह से लोग जो है डिप्रेशन में चले गए, लोग डिप्रेस थे, बहुत जो है आपके एक तरह उनको जो है कठिनाई हो रही थी उस रिजीम में, तो वहां के लोग परेशानी की वजह से जो है आपके रिवोल्ट करना शुरू किए थे। लेकिन कोई अगर हम डेट स्पेसिफिक कहेंगे तो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई सर्टेन वर्क है जिसकी स्पेसिफिक डेट होती है, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया अ किंग क्राउनिंग डेट, कब कौन किंग बना उसकी डेट होगी कि किस दिन बना। अ वॉर वन, लॉस्ट और स्टार्टेड, कोई भी एक वॉर कब स्टार्ट हुई, कब एंड हुई, किस दिन एंड हुई, या किस दिन जो है आपके एक तरह से जो है उसको लूज किया गया या जो है विन किया गया, वो पता चला जा सकता है। द ईयर ऑफ किंग बीइंग मैरिड, किस डेट में किस ईयर में जो है कौन सा जो है बादशाह ने शादी करी, वो स्पेसिफिक डेट हो सकती है। बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड, उसकी जो है डेट हो सकती है। द रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, किस दिन जो है कोई राजा को राजा बनाया गया, सक्सीड किया उसने थ्रोन पर, उसकी एक स्पेसिफिक डेट हो सकती है। द ईयर इन विच किंग डाइड, उसका जो है आपके ईयर हो सकता है, डे हो सकता है कि किस डे पर जो है आपके जो है वो डाई किया। तो ये क्या है, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी स्पेसिफिक डेट होती है और कुछ की ड्यूरेशन। इसलिए जो टाइम की इंपॉर्टेंस है
जब हम कहते हैं व्हेन, तो व्हेन का आंसर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। व्हेन का आंसर एक स्पेसिफिक टाइम भी हो सकता है, ड्यूरेशन भी हो सकता है। हिस्ट्री में दोनों चीजें होती हैं। जब हम पढ़ते हैं तो कभी कभी व्हेन में हमें एक स्पेसिफिक टाइम लिखना पड़ता है और कभी कभी हमें व्हेन में एक ड्यूरेशन के बारे में स्पेसिफाई करना पड़ता है। इसलिए व्हेन की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। अब देखिए बहुत सारी चीज है जो लिंक्ड है डेट से। डेट से जैसे लिंक क्या हो सकती है? डेट्स आर लिंक्ड टू द पर्सनालिटीज फॉर देयर अचीवमेंट, एक्टिविटीज एंड पॉलिसीज। हर एक स्पेसिफिक आदमी के जो भी पॉलिसी बनाता है, कोई रूलर है, किसी रूलर ने कब कौन सी जो है चीज स्टार्ट करी, कब एंड किया, तो ये सारी चीजों की डेट हो सकती है। तो ब्रिटिशर्स के साथ भी वही था। तो यहां पर क्या था कि अगर हम सारे गवर्नर जनरल्स या वाइसरॉयज को ले लें, एक स्पेसिफिक अगर मान लीजिए कि आपके उसमें, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ उनका एक रिजीम था, उनका एक पीरियड था, ड्यूरेशन था जिसमें उन्होंने वर्क किया। तो अगर कोई वर्क किसी के रिजीम में हुआ है, जैसे हम लोग कहते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि वॉरेन हेस्टिंग थे या लॉर्ड माउंटबेटन थे या फिर जो है आपके कर्जन थे, तो जैसे आपके, तो ये सब जो है आपके एक तरह से जैसे अब स्पेसिफिक जो है कोई काम अगर हो रहा है किसी के पीरियड में, किसी एक स्पेसिफिक डे हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ इनके पीरियड में हुआ। तो नॉर्मली जो गवर्नर जनरल ब्रिटिशर्स के हुए उसमें पहले थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने जो है आपकी शुरुआत करी एज अ गवर्नर जनरल, लेकिन उसी के बाद वेलेस्ली आए, फिर बेंटिंग थे, डलहाउजी थे, कैनिंग थे, लॉरेंस थे, लॉरेंस के बाद लिटन थे, रिपन थे, कर्जन थे, हार्डिंग थे, उसके बाद इरविन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, ये लास्ट वाइसरॉय थे जब इंडिया जो है आपके एक तरह से इंडिपेंडेंस पाया। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये तो आपकी हिरार्की थी कि इस तरह से ये चले, लेकिन अब हम कहेंगे कि कैनिंग के जो है आपके रिजीम में या किस डेट को क्या हुआ, तो कुछ स्पेसिफिक चीजें ऐसी होंगी जो जिसके लिए एक स्पेसिफिक डेट होगी, लेकिन कुछ एक ऐसा जो है आपके टाइम होगा कि जिसके लिए जो है आपके पूरा स्पैन होगा। तो ये जो है आपके एक तरह से जो आपके अलग अलग जो आपके किसी भी जो है रीजन में, अगर हम मान लीजिए कि आपके किसी के रिजीम में अगर हम लोग ये देखें कि हाँ कौन सी डेट क्या है या कब क्या हुआ या किसके काल में क्या हुआ, तो ये क्या है, जैसे इनका अगर हम वाइसरॉय या फिर जो है आपके एक तरह से गवर्नर जनरल का पीरियड देख रहे हैं, तो ये कोई स्पेसिफिक जो है आपके एक तरह से पीरियड नहीं होता। हाँ ये हो सकता है कि इस दिन इन्होंने टेक ओवर किया और इस दिन इन्होंने छोड़ दिया, तो इस डेट से इस डेट तक ये वाइसरॉय या जो है आपके एक तरह से गवर्नर जनरल थे। लेकिन जो ड्यूरेशन होता है इनके कार्यकाल जिसको कहा जाता है, जिसमें कि ये वर्क करते हैं, ये वर्किंग पीरियड जो होता है, ये वर्किंग पीरियड एक स्पैन को कहा जाता है। ये एक स्पैन होता है जिसमें जो है सारी चीज, तो कोई भी आपके चाहे ब्रिटिशर्स आए हो या फिर कोई भी आया हो, उसका उस सबका एक रिजीम होता है, स्पेसिफिक रिजीम, जिसको हमें क्रोनोलॉजी जो आपकी होती है या सीक्वेंस जिसको हम लोग कहते हैं, सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ इनको टेक ओवर इन्होंने किया, उसके बाद फिर इनके बाद ये आए। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी चीजें जो हैं हम लोगों को इस तरह की समझ में आती है। तो अब जैसे सपोज कर लीजिए फॉर एग्जांपल कि इंडिया में जब ट्रेन चलाई गई, तो ट्रेन चलाई गई तो उसको अगर हम लोग ये कहें कि ट्रेन कब चलाई गई, तो ट्रेन चलाने का एक स्पेसिफिक डेट है और रिजीम क्या है, किसका रिजीम में चलाई गई, डलहाउजी के। तो डलहाउजी के रिजीम में जो है सबसे पहली बार जो है आपकी ट्रेन चलाई गई। मुंबई से ठाणे के बीच में जो है 33 किलोमीटर के जो है आपके डिस्टेंस रन की गई थी। तो ये जो है आपके एक रिजीम हो गया। तो हम ये कह सकते हैं, हमें ये नहीं, इस पे ध्यान नहीं देते बहुत ज्यादा कि किस दिन चलाई गई थी। हाँ ये जरूर है कि इन सभी गवर्नर जनरल या वाइसरॉय के किसके रिजीम में जो है आपके ट्रेन चलाई गई। तो ये एक स्पेसिफिक काम हो गया कि एक बहुत बड़ा काम हो गया कि ट्रैवलिंग के लिए जो ट्रेन थी ये पहली बार इंडिया में जो यूज हुई वो किसके कार्यकाल में हुई, किसके पीरियड में हुई, तो वो आपके डलहाउजी के पीरियड में हुई।
तो इस तरह से अगर हमने कहा कि कोई भी वर्क अगर होता है तो वो जो है आपके किसके कार्यकाल में हो रहा है, ये। अब जैसे मान लीजिए सपोज कर लिए कि जलियांवाला कांड हुआ, तो जलियांवाला कांड का एक स्पेसिफिक डेट है, लेकिन याद क्या किया जाता है, याद ये किया जाता है कि हाँ किसके काल में हुआ या कब हुआ। तो जैसे कर्जन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो अब कर्जन को याद किया जाता है कि हाँ इनके रिजीम में ये हुआ, या लॉर्ड माउंटबेटन के उसमें जो है आपके एक तरह से कैसे जो है आपके इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन किया गया था, वो लास्ट वाइसरॉय थे जब जो है आपके डिवीजन किया गया। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं ये क्या है, ये आपके एक रिजीम को, एक टाइम को जो है आपके शो करती हैं। तो इसलिए व्हेन की जब बात आएगी तो हम किसी के रिजीम की बात करेंगे या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम की बात करेंगे, लेकिन कोई भी हिस्ट्री में कहीं पर भी अगर हम पढ़ेंगे, चाहे वो कोई ब्रिटिशर्स के गवर्नर जनरल या वाइसरॉय की बात करें या किसी रूलर की बात करें, रूलर के लिए एग्जाम्पल हम लोग पहले देख ही चुके हैं। एग्जाम्पल जो हम लोग ने कहा कि रूलर के थ्रोन किस दिन उसने लिया, वो जो है आपके पता चल सकता है किस दिन जो है उसकी डेथ हुई, किस दिन उसकी बर्थ हुई, किस दिन उसकी मैरिज हुई, उसकी स्पेसिफिक डेट हो सकती है। लेकिन जो है आपके बहुत सारी ऐसे इवेंट्स हैं जिसकी कोई डेट नहीं होती, उसका पूरा ड्यूरेशन होता है। अब देखिए बहुत सारे इवेंट्स जैसे हम लोग जैसे हम लोग ने डिस्कस किया कि बहुत सारे इवेंट्स बहुत सारे लोगों के, जैसे गवर्नर जनरल थे, वाइसरॉय थे, इनके जो है आपके पीरियड में हुए, वो किसी ड्यूरेशन में भी हो सकती हैं और किसी स्पेसिफिक काम के लिए। अब जैसे बहुत सारे जो है आपके इन लोगों को किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें डलहौजी, डलहौजी जो है आपके दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। जैसे पहली चीज़ तो ये कि डलहौजी के ही जो है आपके रिजीम में अगर आप देखेंगे तो जैसे ट्रेन चली थी, हमने आपको बताया था 1853 में, जो मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की लेंथ में जो है आपके 1853 में चली थी। फिर डलहौजी एक चीज़ के लिए और जाने जाते हैं, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के लिए। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स क्या था, ये इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। तो इंट्रोड्यूस किया था जो है आपके एक पॉलिसी क्या थी, पॉलिसी ये थी कि अगर कोई राजा, किंग जो है आपके एक तरह से उसकी नेचुरल औलाद नहीं होती, तो अगर उसकी नेचुरल औलाद नहीं होगी तो उसके जो आपके एक तरह से उसका जो एम्पायर है वो कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, इसके मतलब ले लिया जाएगा उससे, और वो ब्रिटिश एम्पायर के पास चला जाएगा। तो ये जो है डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स थी। तो ये जो है एक तरह से पॉलिसी बनाई थी आपके जो है डलहौजी ने। तो इंट्रोडक्शन के लिए डलहौजी को जाना जाता है, लेकिन कैनिंग ने इसी को क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया। तो कैनन जो थे इन्होंने इसको एबॉलिश कर लिया। तो कैनिंग इसलिए जाने जाते हैं एबॉलिशन ऑफ डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के लिए, और इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के लिए कौन जाने जाता है, डलहौजी जाने जाते हैं। तो डलहौजी ने ऐसा किया, लेकिन कैनिंग ने इसको खत्म कर दिया। इनको ऐसा लगा कि भाई ये नेचुरल चीज है, अगर मान लीजिए किसी की औलाद नहीं होगी तो वो एडॉप्ट तो कर सकता है, तो एडॉप्ट कर सकता है और उसको राजा बना सकता है अपने बाद। तो ये चीज जो है आपके एक तरह से इंट्रोड्यूस की डलहौजी ने, कैनिंग ने उसको खत्म कर दी। इसी में जैसे मान लीजिए कि कैनिंग और लॉरेंस के बीच में एक और जो है आपके गवर्नर जैसे एल्गिन थे। तो एल्गिन किस लिए जाने जाते हैं, एल्गिन जाने जाते हैं मुस्लिम्स में वहाबी मूवमेंट लाने के लिए। तो वहाबी मूवमेंट आया था, तो वहाबी मूवमेंट जब आया था तो वो उन्हीं एल्गिन के काल में ही आया था। तो वहाबी मूवमेंट के लिए जाना जाता है। फिर इसी तरह से अगर हम लॉरेंस को कहें तो लॉरेंस बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस ने सबसे पहली बार इंडिया में हाई कोर्ट की स्थापना करी। हाई कोर्ट जो बनाया, तो हाई कोर्ट जो है आपके दो जगह पहले स्थापित हुए, एक कोलकाता में और एक जो है मद्रास में। मद्रास जो है पुराना नाम था चेन्नई का, तो चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था। तो लॉरेंस जो है उसके लिए जाने जाते थे। तो ये जो है आपके लॉरेंस थे। लॉरेंस और लिटन से पहले, लॉरेंस के बाद एक और थे मेयो। मेयो किस लिए जाने जाते थे, मेयो के इसलिए जाने जाते थे, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सेंसस जो इंडिया में हुआ था, पहली बार जो जनगणना हुई थी, लोगों की काउंटिंग हुई थी कि हाँ कितने पॉपुलेशन है इंडिया की, तो फर्स्ट सेंसस के लिए जो है आपके एक तरह से फर्स्ट सेंसस के लिए जाने जाते हैं मेयो। तो मेयो ने जो है आपके एक तरह से उसको, तो लॉरेंस के बाद
म्यो थे। उसके बाद जो है आपके तब लिटन आए। अब लिटन के लिए भी एक दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्म्स एक्ट आया था। तो आर्म्स एक्ट जो आया था वो आपके इन्हीं के जमाने में आया था। आर्म्स एक्ट ये था कि अपनी सिक्योरिटी के लिए आप गन जो है ले सकते हैं। तो 1878 में वो एक्ट आया था, आर्म्स एक्ट। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। प्रेस एक्ट में ये था कि जैसे मान लीजिए कि प्रेस की जो है स्वतंत्रता दे दी गई थी कि आदमी जो है अपनी चीजों को व्यक्त कर सकता है, अपनी जो है जो भी हमारी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर सकता है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जिसको जो है आपके आगे चल करके बना। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इतना डिटेल में आपको नहीं जाना, इसलिए सिर्फ आपको हम इवेंट्स बता रहे हैं। अभी हम किसी जो है इवेंट की डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं। तो लिटन इसलिए जाने जाते थे। अब लिटन के बाद जैसे आपके रिपन थे, रिपन जाने जाते थे। रिपन को आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि दो प्रमुख जो है मेन यूनिवर्सिटीज जो बनी, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और एक पंजाब यूनिवर्सिटी। दो यूनिवर्सिटीज जो है वो आपके एस्टेब्लिश की गई इन्हीं के रिजीम में, रिपन के। तो रिपन के रिजीम में जो है आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी जो है आपके एक तरह से जो है आपके एस्टेब्लिश किए गए। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आपके रिपन और कर्जन, रिपन और कर्जन के बीच में थे डफरिन। तो डफरिन के लिए इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्हीं के रीजन में, उन्हीं के जो आपके रेन था, तो उसी टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। तो क्योंकि कांग्रेस बनी थी उस टाइम, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई 1885 में, तो उस टाइम डफरिन थे। और ये डफरिन जो थे वो आपके रिपन और कर्जन के बीच में थे। अब जैसे कर्जन है, कर्जन को किस लिए जाना जाता है? कर्जन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट की वजह से जाना जाता है, क्योंकि इन्हीं के जो है आपके रिजीम में जो है बंगाल का विभाजन हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है कर्जन जो है के काल में ही हुआ। फिर जैसे मान लीजिए कि आपके इरविन है, इरविन को कैसे जाना जाता है? इरविन के रिजीम में सबसे पहली बार जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इनको जाना जाता है। इसी तरह से बहुत सारे आपके लिनलिथगो थे। लिनलिथगो इन्हीं के बाद थे, इरविन और लॉर्ड माउंटबेटन से पहले। लिनलिथगो के लिए किस लिए जाना जाता है? क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था 1942 में, तो भारत छोड़ो आंदोलन, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ तो उस टाइम लिनलिथगो थे। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट जो है आपके एक तरह से वॉइसरॉय थे, जो कि आपके जिस टाइम इंडिया का जो है आपके इंडिया एक तरह से स्वतंत्र हुआ, इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को, और इंडिया पाकिस्तान का जो है आपके एक तरह से डिवीजन भी हुआ। तो इंडिया पाकिस्तान डिवीजन, पार्टीशन के लिए भी जाना जाता है इनको, लॉर्ड माउंटबेटन को, और जो है आपके इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए भी जाना जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे जो है आपके पीरियड हैं जो कि इन लोगों के जो है आपके जाने जाते हैं कि इनके पीरियड में ये ऐसा ऐसा हुआ। तो ये क्या है? ये आपके इवेंट्स जो आपके होते हैं, तो इनको सिर्फ हम रटते नहीं हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमें जहन में रखना पड़ता है कि इनके रिजीम में ये हुआ था, इनके रिजीम में ये हुआ था, इनके रिजीम में ये हुआ था। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इनके ऐसे हमने डिस्कस कर दी। अब इंडियन हिस्ट्री में अगर आप देखें, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एक सबसे बड़ी चीज ये आती है कि पीरियडाइजेशन। इंडिया के जो आपको अगर हिस्ट्री को पढ़ना है तो कैसे पढ़ा जाए, एक सबसे बड़ा कॉज ये था। खास तौर से जो बीच का पीरियड है, मेडिवल पीरियड, वो बड़ा जो है आपके कॉम्प्लिकेटेड पीरियड था। वजह यह है, लास्ट आते आते क्लियर था, ब्रिटिशर्स थे। एंशिएंट टाइम में क्या था? क्लियर था, हिंदुइज्म था, कोई बाहर का कोई इन्वेडर नहीं था। तो इसलिए पहले अगर रिलीजन के हिसाब से देखें तो सिर्फ हिंदुइज्म था एंशिएंट इंडिया में। फिर अगर हम फाइनली ब्रिटिशर्स पूरी तरह से जो है आपके हावी थे। लेकिन अगर हम मेडिवल टाइम को देखते हैं तो मेडिवल टाइम जो होता है, जो कि आपके एक तरह से आप ये कहें कि गुप्ता और मौर्यन का जो है आपके पीरियड के बाद से अगर हम कहें तो 600 बीसी के बाद से अगर आप ले लें, 700 बीसी से 700 सीई से, कॉमन एरा से,
और ये अगर आप 1857 तक अगर आप देखना या 1947 तक अगर हम देखें, 1857 ले लीजिए, जब से हम ये मानते हैं कि हाँ आपके एक तरह से इंडिपेंडेंस के लिए जो है फाइट शुरू हुई, तो फ्रीडम स्ट्रगल का जो है शुरुआत हम 1857 के जो है आपके एक तरह से रिवोल्ट को मानते हैं। तो अगर हम बात करें 700 जो है सीई से, कॉमन एरा से, और अगर 18 जो है 57 तक की बात करें, तो इस रीजन में सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये था कि अगर हिस्ट्री पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ा जाए या किस तरह से पढ़ा जाए। वजह क्या थी, इंडिया के रीजन में जो इंडिया था, इंडिया के रीजन में ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में एक ही चीज चल रही थी। वो था क्या कि कहीं कहीं पर ब्रिटिशर्स थे, कोस्टल रीजन्स में स्टार्टिंग में थे, कहीं कहीं पर हिंदुइज्म था पूरी तरह से किसी किसी पीरियड में, और किसी जगह पर आपके मुस्लिम्स इन्वेड कर चुके थे। तो अगर हम हिस्ट्री पढ़ें अकॉर्डिंग टू पहले जो थे रूलर्स उनके लिए, तो वो बाद में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं इनके रिजीम में, ब्रिटिशर्स भी आए इनके रिजीम में। तो अगर हम सपोज कर लीजिए कि जो है आपके एक तरह से पैरेलल स्टडी करते हैं या हॉरिजॉन्टली स्टडी करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टडी करने का मतलब ईयर वाइज, जैसे हमने कहा 701 सीई में क्या हुआ, फिर 702 सीई में क्या हुआ, तो 701 सीई में हमें यह भी पढ़ना पड़ेगा कि मुस्लिम जो आपके आए थे वो कहां कहां कौन कौन था, फिर उसी पीरियड में जहां जहां आपके हिंदू रूलर थे वो कहां कहां थे, फिर आपको इसी पीरियड में पढ़ना पड़ेगा ब्रिटिशर्स उस समय क्या कर रहे थे, फिर आप 702 में अगर आप देख रहे हैं तो उस समय तीनों की कंडीशन। तो हिस्ट्री पढ़ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और ये कॉम्प्लिकेशन इसी पीरियड में आया, मेडिवल के पीरियड में आया। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है इतिहासकारों के लिए, हिस्टोरियंस के लिए, कि इसको कैसे बांटा जाए, कैसे हम लोग डिवाइड करें, पीरियड को कैसे डिवाइड करें। तो जब हम बात कर रहे हैं टाइम की, डेट की, व्हेन की, तो यहां पर हमें पीरियड को भी देखना पड़ेगा। तो अब पीरियडाइज करने के लिए जेम्स मिल जो स्कॉटलैंड के थे, तो ये आपके एक तरह से इकोनॉमिस्ट भी थे और हिस्टोरियन भी थे और जो है आपके पॉलिटिशियन भी थे, तो कई जगह पे इनका जो है आपके वो था, फिलोसोफर भी थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1817 में एक जो है आपके बुक लिखी जो 3 वॉल्यूम्स में थी, और ये बुक जो लिखी थी इन्होंने, वो लिखी थी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया के मतलब ये कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे उस पूरे पीरियड के टाइम की पूरी स्टडी इन्होंने जो है इसमें लिखी है। 3 वॉल्यूम में पूरी जो है आपकी ये किताब लिखी गई। और इन्होंने क्या किया, क्योंकि इंडियन हिस्टोरियंस जो थे वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज थे कि हम हिस्ट्री को लिखें कैसे, कहां से लिखें, कहां शुरुआत करें, किसको लिखें। या एक चीज अगर हम पकड़ करके चलते हैं, तो जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि मुस्लिम जैसे दिल्ली सल्तनत आई, दिल्ली सल्तनत अगर आ रही है तो दिल्ली सल्तनत में जैसे मान लीजिए कि शुरुआत हुई 1206 में और 1526 तक जो है आपकी दिल्ली सल्तनत थी। 1526 से शुरू हो गया मुगल और 1526 से लेकर 1857 तक मुगल था। तो अब अगर मान लीजिए कि हमने 1206 में जब पहला जो है आपके दिल्ली सल्तनत की पहली जो आपके एक तरह से हम कहें कि डायनेस्टी थी, वो थी स्लेव डायनेस्टी। अब स्लेव डायनेस्टी आई, तो जब स्लेव डायनेस्टी आई तो अब स्लेव डायनेस्टी के पहले राजा, मान लीजिए कि हमने गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ा। अब बलबन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी पीरियड ऑफ टाइम में कहीं ना कहीं जो है आपके एक तरह से हिंदू जो रूलर्स थे, जो कि आपके छोटे छोटे टेरिटरी में जो है आपके एक तरह से रूल कर रहे थे, उनके बारे में स्टडी छूट रही है। क्योंकि अगर हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि बलबन के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे आए लाइमलाइट में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश कैसे आ गए, इल्तुतमिश के बाद जो है आपके रजिया सुल्ताना कैसे आ गई। तो अब ये चीजें अगर हम जो है इस चीज को देख रहे हैं तो अब हम दूसरी चीजों को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम थी। तो उसमें क्या किया, तो इन्होंने क्या किया, जेम्स मिल ने कहा सबसे आसान तरीका है लर्न करने का या हिस्ट्री को लिखने का, वो क्या है कि इस पूरे पीरियड को, जो मेडिवल पीरियड है,
उसको डिवाइड कर दिया जाए 3 पीरियड में। क्या था? पहला हिंदू रिजीम हो जाए या हिंदू रेन हो जाए। रेन मतलब कि जिस पीरियड में उनका जो है आपके राज चल रहा है तो उसको रेन कहा जाता है। तो मुस्लिम रेन हो जाए और ब्रिटिश रेन हो जाए। तो ये 3 पीरियड में आप इसको बांट दीजिए हिस्ट्री को। अगर इन 3 पीरियड में हम हिस्ट्री को बांट देंगे तो ऐसी कंडीशन में हम बहुत आसानी से चीजों को पढ़ सकते हैं। कैसे? अब देखिए बहुत आसानी से इस तरह पढ़ सकते हैं कि इंडिया में अब जैसे मान लीजिए हमने हिंदू रेन पढ़ना शुरू किया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी बुक में इसी तरह से जो है आपके डिवीजन किया। तो हिंदू रेन पढ़ना शुरू किया तो इन्होंने जितने भी रूलर्स इस रेन में थे, जैसे 701 में जो है आपके, अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, मराठा कहीं थे तो मराठा क्या कर रहे हैं, या कहीं पर जाट थे तो जाट जो है उस टाइम क्या जो है आपके किस तरह का जो है आपके जो है कार्य कर रहे थे या किस रीजन में थे। फिर आपके प्रतिहार अगर थे तो प्रतिहार कहां पर क्या वर्क कर रहे थे, या किस जो है कौन कौन राजा था या कितनी उन्होंने एम्पायर जो है वो रखी थी। तो कहने का मकसद ये कि अगर हम इसको पीरियड वाइज पढ़ें, अगर हम हिंदू रेन के हिसाब से पढ़ें तो हिंदू रेन के हिसाब से 701 में पढ़ना फिर आसान रहेगा। 701 में कौन कौन से रूलर्स ने क्या क्या किया, फिर 702 में किसने किसने किया, 703 में कितने किया। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि कौन इन्वेजन करके आया मुस्लिम रूलर उस टाइम। फिर इसके बाद वहीं से हम लोग यहां शुरुआत कर लेंगे मुस्लिम रेन की। तो जब मुस्लिम रेन स्टार्ट होगा तो 701 में आपके किस तरह से आपके ये चला। तो एक बुक जो है, एक पार्ट जो आपके होगा वो पूरा हिंदू रेन पर चला आएगा। जैसे मान लीजिए 701 से लेकर 1857 तक हमने लिखा तो एक वॉल्यूम हो गया जो 701 से 1857 तक सिर्फ हिंदू रेन को डिफाइन कर रहा है। ये सिर्फ हिंदू रेन को जो है सेंटर बना लिया इसने और उसको डिफाइन कर रहा है। फिर दूसरी वॉल्यूम जो है उसने यहीं से स्टार्ट किया और यहां तक चले, लेकिन उसने बेस क्या लिया मुस्लिम इन्वेडर्स का। जितने मुस्लिम जो है आपके एम्परर्स या किंग्स जितने जो है आपके इंडिया में आए, फिर उनका एक जो है आपके ये देख लिया कि किस किस रीजन में वो थे या किसके बाद कौन आया या क्या आया। अब जो स्लेव डायनेस्टी थी, फिर उसके बाद उस स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी आ गई, खिलजी के बाद फिर तुगलक आ गए, तुगलक के बाद जो है आपके सैयद डायनेस्टी आ गई, फिर लोधी डायनेस्टी आ गई, फिर लोधी के बाद जो है आपके मुगल जो है आपके एंटर किए। तो ये सारी चीज क्या है, ये मुस्लिम रेन के हिसाब से चलेगा। अब इसी पीरियड में 701 से 1857 तक अब ये एक तीसरी वॉल्यूम की किताब, तीसरी किताब में क्या जिक्र होगा, ब्रिटिशर्स का जिक्र होगा कि इस पूरे पीरियड में कब से उन्होंने आना शुरू किया। तो ये जो आपके ब्रिटिशर्स का जो पीरियड आपके होता है, जो आपके इनके ऊपर अगर लिखा जाएगा तो 1608 से लिखा जाने लगेगा। तो 1608 में पहली बार जो है आपके ब्रिटिशर्स एंटर किए, तो 24 अगस्त 1608 में, तो तब से जो है आपके 1857 तक लिखा जाएगा। तो कहने का मकसद ये कि ये चाहते थे जो आपके जेम्स मिल थे, जेम्स मिल का ये कहना था कि हिस्ट्री को आसान बनाने के लिए आप क्या करें, आप इसको पीरियड वाइज मत बांटें, नहीं तो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे और नहीं तो कंफ्यूज होंगे। अलग अलग चैप्टर, एक चैप्टर आप इधर का पढ़ना है, एक चैप्टर दूसरे रूरल का पढ़ना है, तो उसमें क्या होगा, आपस में कंफ्यूजन होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है आपके 3 अलग अलग पीरियड अकॉर्डिंग टू जो है आपके एक तरह से रिलीजन बांट दिया कि पहले हिंदुइज्म के हिसाब से 701 से लेकर के 1857 तक क्या हुआ, फिर जितने मुस्लिम राजा आए उन मुस्लिम राजा के हिसाब से क्या क्या हुआ, फिर ब्रिटिशर्स के हिसाब से क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें इन्होंने डिवाइड कर दी। तो ये जो है आपके एक तरह से ये तीनों रिलीजन के हिसाब से था, हिंदुइज्म के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से और क्रिश्चियनिटी के हिसाब से। तो ये जो है आपके 3 वॉल्यूम में पुस्तक लिखने के लिए इन्होंने कहा। लेकिन इंडियन जो आपके हिस्टोरियन थे तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम इस रिजीम पे नहीं लिखेंगे। उन्होंने फिर इसी पार्ट को आगे चल करके देखेंगे, फिर इंडिया के पूरे इतिहास को एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के टर्म्स में बांट दिया, और जिसकी वजह से आज भी मेडिवल का पीरियड सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग माना जाता है और सबसे ज्यादा जो है
केओस वाला माना जाता है, जिसमें बहुत टर्मोइल होता है, आपस में जो है आपके पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है और कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं बनता। अब देखिए, रूल ऑफ हिंदुइज्म एंड मुस्लिम्स इन स्मॉल टेरिटरीज। ब्रिटिशर्स जब आए, ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे करके अपने जो है आपके एम्पायर को बढ़ाना शुरू कर दिया, और क्योंकि पावरफुल थे, उनके पास स्ट्रेंथ थी, तो धीरे धीरे करके जो छोटी छोटी टेरिटरी पर, कहीं पर मुस्लिम राज कर रहे थे, कहीं पर हिंदू राज कर रहे थे, तो धीरे धीरे करके उनको या तो कॉन्फिस्केट कर लिया, उनको ब्रिटिश राज में मिला लिया, या फिर जो है आपके उनको हटा दिया थ्रोन से, उनकी पूरी सारी चीज जो है जब्त कर ली। तो करते क्या थे इन लोग, ब्रिटिशर्स करते क्या थे कि इन लोग जैसे कोई राजा था, अपने क्षेत्र में राजा कर रहा है, उसको राजा बना रहने देते थे, उसको जो है लालच देते थे कि हम तुम्हें ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, तुम राजा बने रहो, लेकिन हमारे हिसाब से काम करो। तो ये जो है आपके एक तरह से, ये इसी वजह से डार्कनेस पीरियड इसको कहा जाता है। तो बहुत जो है आपके ऐसा जो है टाइम था कि धीरे धीरे करके जितना भी मुस्लिम जो है रूलर्स थे और जितने हिंदू रूलर थे, वो सब धीरे धीरे कमजोर पड़ते चले गए ब्रिटिशर्स के आगे, और ब्रिटिश जो है आपके एम्पायर बहुत तेजी से फैलता चला गया और स्प्रेड करता चला गया। तो इसमें क्या है, इस टाइम क्या था, रिलीजियस इंटॉलरेंस। रिलीजियस इंटॉलरेंस क्या हो गया, जब इन्होंने देखा अंग्रेजों ने कि यहां पर जो है आपके मेरी दाल नहीं गलनी, तब तक नहीं गलनी जब तक कि कुछ ऐसा ना किया जाए कि इन लोग को कमजोर कर दे, तो हम अपने ऑटोमेटिकली हम स्ट्रांग हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज जो थी वो थी आपके एक तरह से आपके हिंदू मुस्लिम एकता, जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये पहले बहुत ज्यादा लोग जो है आपके एक तरह से रिलीजन में बटे नहीं थे, वो सब इंडियंस थे, भारतीय थे, तो इसलिए इंडियंस समझ करके सारा काम करते थे। और खास तौर से अगर आप देखेंगे बंगाल का रीजन, तो बंगाल के रीजन में अगर आप देखेंगे तो बंगाल का रीजन एक ऐसा रीजन था जहां पे अगर हम कह सकते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा मेल जोल था। वहां क्या किया इन्होंने कि आपके राइट्स करा दिए, और राइट्स करा करके किया क्या, जैसे मुस्लिम कोई जगह पर अगर मान लीजिए कि रूलर था या फिर जो है पावरफुल आदमी था, उसको कुछ लालच दे दिया कि हाँ तुमको हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, और ब्रिटिश राज से हम तुमको ये दिलवा देंगे, या ये पद दे देंगे, ये पोस्ट दे देंगे, और जो है आपके फाइट करवा दिया। हिंदू जो है आपके राजा या फिर जो आपके स्ट्रॉन्ग पर्सन था उसको जो है उकसा दिया। तो ये क्या किया इन्होंने, राइट्स करवाए, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, और राइट्स होने की वजह से रिलीजियस इंटॉलरेंस हो गया। तो रिलीजियस इंटॉलरेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई किसी को फूटी आंख नहीं बहाता था, जैसे कहा जाता है। तो रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत तेजी से बढ़ता चला गया इस पीरियड में। कास्ट ताबूज जो थे, ये आपके कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा जो है आपके एक तरह से फैलता चला गया, और सबसे जो है आपके एक तरह से बीमारी आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से बीमारी लग गई पूरे इंडिया को उस टाइम कास्ट सिस्टम में बंटने की। तो कास्ट सिस्टम में जो है इन लोगों ने तोड़ दिया, आपस में आपसी में जो है लड़वा दिया कि जो है तुम्हारा कास्ट बड़ा है, तुम्हारा कास्ट नीचा है, उसके साथ तुम ऊंची कास्ट वाले हो, तुम नीची कास्ट वाले हो। तो ये जो है आपके टाबूज जो होता है, ये होता है आपके एक तरह से इंडिफरेंस जो आपके क्रिएट किया गया। तो ये जो है आपके एक तरह से कास्ट सिस्टम में किया गया। सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस इन सोशल लाइफ हो गई। सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस क्या हो गई, अब आपको ऐसी चीजें बताने, इसको ऐसा कर लोगे तो ऊपर वाला ऐसा कर लेगा। सुपरस्टिशन क्या होता है कि जो है आपके एक तरह से जैसे ख्याली पुलाव बनाना, या फिर आप ये कहें कि कुछ भी बता दिया जाए तो आदमी बिना सोचे समझे वही करने लगे, कि हमारे रिलीजन में ऐसा है तो आदमी बिना सोचे समझे उस चीज को फॉलो करने लगे। तो ये सुपरस्टिशन होता है, जब आप किसी चीज के तह में ना जाएं और अननेसेसरी कोई भी कुछ कह रहा है आप उसको मानते चले जा रहे हैं। तो ये जो है आपके इस तरह की प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई, इसलिए जो आपके लोग थे, सोशल लाइफ थी, वो बहुत खराब होने लगी। बहुत खराब हो गई, वजह यह था कि कोई किसी के साथ नहीं रहता था, ऊंच नीच बहुत ज्यादा थी। जैसे जो लोअर कास्ट के लोग थे वो जो है आपके एक तरह से पूरे ग्राम के में, पूरे जो है विलेजेस में बाहर की तरफ ही रहते थे, विलेज के अंदर एंट्री नहीं थी उनकी, एंट्री हो जाती थी तो पूरे गांव को धोया जाता था। तो इस तरह की बहुत सारे प्रैक्टिसेस, इवल जो है आपकी प्रैक्टिसेस आ गई थी जो सोशल लाइफ को खराब कर रही थी।
अब इसी समय जब टाइम पे देख रहे हैं आप कि इस तरह की इवल चीजें चल रही हैं, तो जेम्स मिल, हमने आपको बताया था जेम्स मिल, तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग तो बहुत ही ज्यादा जो है अनएजुकेटेड हैं, चीजें समझ नहीं रहे हैं, उनके अंदर कोई मैनर नहीं है किसी भी तरह का, अपने जो है हिसाब से जी रहे हैं, एक दूसरे को मारने काटने पर जो है उतरे आ रहे हैं, तो इनको कुछ जो है आपके एक तरह से अच्छी चीजें सिखाई जाए। अब उनका यह मानना था कि इंडिया में ब्रिटिशर्स को आना चाहिए, मतलब कि पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का राज होना चाहिए। क्यों ऐसा? वो ये मानते थे कि अगर ब्रिटिशर्स आ जाएंगे तो इन लोगों को मैनर्स सिखा देंगे, कैसे रहा जाता है, किस तरह से रहने का ढंग क्या होगा। तो ऐसा नहीं कि अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो उन्होंने सब खराबी काम किए, बहुत अच्छे अच्छे किए, हम लोग को बहुत अच्छी चीजें भी बताई, बहुत अच्छी चीजें सिखाई भी, और पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जितनी भी पॉजिटिव चीजें थी वो हम लोग ने उन्हीं से सीखी है। तो किस तरह से एक वर्क कल्चर होता है, एक सोसाइटी का कल्चर होता है, एक फैमिली का कल्चर होता है, कैसे उसको समझा जाए, कैसे उस कल्चर में रहा जाए, ये कौन बताने वाला था? ये सारी की सारी चीज ब्रिटिशर्स बताने वाले थे। जेम्स मिल ऐसा सोचते थे। तो ये मानना था कि अगर पूरे इंडिया पर ब्रिटिशर्स आ जाएं तो शायद ये ईवल जो आपके एक तरह से सुपरस्टिशन है, ये ईवल जितनी भी आपकी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, बुरी जो आपके प्रैक्टिसेस चल रही हैं, ये सब अपने आप दूर हो जाएंगी। क्योंकि उनको जब ज्ञान बताया जाएगा, एनलाइटमेंट मतलब क्या होता है कि जब उनको बताया जाएगा कि नहीं, तुम्हारी सोच जो तुम सोच रहे हो वो गलत है, सही चीज क्या है, एजुकेशन की लाइट में उनको जो है सारी चीज एक्सप्रेस की जाएगी, तो अपने आप वो सारी चीजों को सीख लेंगे और इस तरह की बुराइयां धीरे धीरे करके हट जाएंगी। तो मिल जो थे ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स अगर आ गए तो यहाँ की बहुत सारी जो है आपके सोशल इवल्स जो है आपके दूर हो जाएंगे। तो मिल फेल्ट ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज्ड इंडिया। तो मिल का क्या सोचना था कि ब्रिटिश रूल जो होगा वो इंडिया को सिविलाइज्ड कर देगा, मतलब आपके अच्छा कर देगा, आपके एक तरह से गुड मैनर में ले आएगा। तो सिविलाइज करने का मतलब क्या होता है, आपको सिखाना, सिविलाइज कर देगा। टू सिविलाइज इंडिया इट इज essential to introduce European manners, arts, institutions and laws in India to ensure enlightenment and happiness of the people of India। तो उनको ये लगा कि यूरोपियन कल्चर जो है, वहां की आर्ट, वहां का इंस्टीट्यूशन, वहां की टीचिंग्स, वो सारी चीज इंट्रोड्यूस करना चाहिए इंडिया में, जिससे कि एनलाइटमेंट आए। एनलाइटमेंट आने का मतलब लोग अवेयर हो, है ना, लोगों को सारी चीज पता चले, जो आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन जब पढ़े लिखेंगे तो सारी चीज पता चलने लगेगी, जब पता चलने लगेगी तो बहुत सारी उनके इस तरह के सुपरस्टिशन खत्म हो जाएंगे। और ये वही जेम्स वेल है जिन्होंने जो है आपके इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा था। तो 3 पार्ट में जैसे कहा था इन्होंने कि हिस्ट्री को बांटिए, जो है आपके हिस्ट्री को जो है आपके अगर अच्छी तरह पढ़ना है तो 3 वॉल्यूम में इन्होंने हिस्ट्री जो है आपके जो है आपके इंडिया की लिखी थी। और उन्होंने 3 वॉल्यूम कैसे डिवाइड किया था कि हिंदू रेन करके एक अलग, एक मुस्लिम रेन और एक जो है आपके ब्रिटिश रेन। तो 3 वॉल्यूम में किताब लिखी थी, जिससे आपको पूरे मेडिवल पीरियड की पूरी जानकारी हो जाती है आपके इन 3 रेन अगर आप पढ़ते हैं इसमें। लेकिन जो आपके एक तरह से हिस्टोरियंस थे तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम इस आधार पर हिस्ट्री लिखने लगे, धर्म के आधार पे, तब तो पूरे धर्म के आधार पर लोग बढ़ जाएंगे और ये कहेंगे ये मेरा इतिहास है, ये तुम्हारा इतिहास है, तो तुम्हारे इतिहास में ये कमी है, ये अच्छाई है, मेरे इतिहास अच्छा है, तुम्हारा इतिहास खराब है, इस तरह की चीजें होने लगेंगी। वजह यह है कि कंपैरिजन हो जाएगा कि तुम्हारे इतिहास में तो ऐसा है, तुम्हारे इतिहास में तो ऐसा है। इतिहास सबका है और उसमें सब मिले जुले हैं। तो इसलिए इंडियन हिस्टोरियंस ने इसको उस तरह से नहीं बांटा जैसे कि मिल बांटना चाहते थे, इजिली समझने के लिए हिस्ट्री को। तो मिल का भी सोचना अच्छा था, वो भी सही बात सोच रहे थे कि अगर हिस्ट्री को कायदे से समझना है तो हमें वर्टिकल चलना पड़ेगा रिलीजन के थ्रू, तभी हमें समझ में आएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आप जो है आपके हिंदू रिजीम पढ़ रहे हैं या किसी जगह के आपने राजा राजपूत हैं और वो जो है आपके राजस्थान के क्षेत्र में राजपूत क्या कर रहे हैं
और उनके बारे में पढ़ रहे हैं। उसी ईयर में अब जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आपके दिल्ली सल्तनत की कोई डायनेस्टी ले लें, कोई भी आप जो है डायनेस्टी ले लें, मान लीजिए खिलजी है, तो खिलजी डायनेस्टी उस टाइम, खिलजी डायनेस्टी में कौन जो है आपके एक तरह से राजा था, क्या कर रहा था, किस में क्या डेवलपमेंट हुआ, उसी में फिर आ जाएगा कि हाँ ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, कोस्टल रीजन में कहां कहां वो फैल चुके थे। अगर मान लीजिए सपोज करिए, तो हमने कहा कि ये सारी चीजें जो आपके हैं, अब ऐसा नहीं कि देखिए हमने ये चीज नहीं बताई कि हाँ खिलजी रीजन में जो है आपके एक तरह से आपके ब्रिटिशर्स आ ही गए थे। ब्रिटिशर्स तो 1608 में आए थे और खिलजी डायनेस्टी तो बहुत पहले थी, 1290 से लेकर 1320 में थी। तो कहने का मकसद ये कि पढ़ना कठिन हो जाएगा, इसलिए मिल ने ऐसा सोचा था। लेकिन यहाँ के हिस्टोरियन ने भी सोचा यही कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे, हिस्ट्री को बांटेंगे रीजन के आधार पर, तो और खराब हिस्ट्री हो जाएगी इंडिया की। इसलिए इंडियन हिस्टोरियंस ने क्या किया, इंडिया के हिस्ट्री को किसमें बांटा, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इसलिए तीन जो है पार्ट अलग कर दिए गए। एंशिएंट टाइम में क्या हो रहा था, मेडिवल जो बीच का पीरियड था उसमें क्या हुआ, और जो न्यू एरा था, जो आपके एक तरह से मॉडर्न एज था, मॉडर्न एज में क्या हो रहा था। इसलिए जो है दोनों जगह पर इंडियन हिस्टोरियंस का भी सोचना सही था और मिल का भी सोचना अपनी जगह सही था। अब देखिए जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कह रहे थे, वो कॉलोनाइजेशन कर रहे थे, कॉलोनी स्थापित कर रहे थे। कॉलोनी क्या होती है, कॉलोनाइजेशन क्या होता है, वो ये कर रहे थे कि किसी जगह पर अगर मान लीजिए कि उनका कब्जा हो सकता कर लेंगे, नहीं हो सकता, मान लीजिए कहीं का रूलर है, स्ट्रॉन्ग रूलर है, उससे कोई लड़ाई नहीं की जा सकती, जबरदस्ती नहीं, तो वो क्या करते थे, वहां पर उसको रूलर बना रहने देते थे। तुम रूलर बने रहो, लेकिन तुम वही करोगे जो हम लोग कहेंगे, या ब्रिटिशर्स के थ्रू ही आपको इंडिकेट, आपकी पूरी जो आपकी एक तरह से पोजीशन है किंग वाली, वो उसी तरह से रहेगी। अब किंग को भी ये लगता था कि अगर हम नहीं माने तब तो हमें निकाल दिया जाएगा, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, किंग भी नहीं रहेंगे। अब ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि हम हमेशा किंग बनाए रखेंगे, चलो ठीक है, तो उनके अंडर में हम किंग बने रहेंगे। तो किंग बनने के लिए बहुत सारे ऐसे रूलर थे जो कि जिन्होंने ब्रिटिशर्स की बात मान ली, और बहुत सारे ऐसे जो है आपके लोग थे जिन्होंने बात नहीं मानी, उनकी सारी जो है प्रॉपर्टी या सारा जो आपके एम्पायर था वो सब्जुगेट कर दिया गया। तो सब्जुगेशन में क्या हुआ कि उनका जो है कॉन्फिस्केट कर दिया गया। कॉन्फिस्केट करने का मतलब होता है मिला लिया गया, और सब्जुगेट करने का मतलब क्या होता है, सब्जुगेशन क्या होता है, सब्जुगेशन में ये होता है कि हमने मिला तो लिया लेकिन तुम ही राजा बने रहो। कॉन्फिस्केट में क्या कर दिया, हमने जबरदस्ती ले लिया अपने जो है अपने रीजन में, अपने एम्पायर में। तो ये जो है कुछ जगह कॉन्फिस्केशन हुआ और कुछ जगह सब्जुगेशन हुआ। तो दोनों चीजें आपके हुई जो इस टाइम जो है आपके ब्रिटिशर्स में हो रही थी। तो देखिए क्या क्या प्रमुख चीजें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई। तो ब्रिटिश कंक्योर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश द रूल। ब्रिटिश ने अब ये कॉलोनी कैसे स्थापित हुई, कॉलोनियल जो है आपके एक तरह से रिजीम कैसे बन रहा था, कॉलोनाइजेशन कैसे हो रहा था। तो कॉलोनाइजेशन है क्या वो हम लोग समझ रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स पहले आए और उन्होंने अपने एस्टैब्लिश किया अपने आप को मेन जगह पर और रूल स्टार्ट कर दिया। फिर सब्जुगेटेड लोकल नवाब्स एंड राजास, जितने लोकल नवाब थे जगह जगह के, जैसे मान लीजिए कि आपके हैदराबाद के नवाब थे जो कि जो है नीचे आपके एक तरह से हैदराबाद के रीजन का जो पूरा रीजन था वो नवाबों का था, तो वो सब रीजन था। टीपू सुल्तान का जो पूरा रीजन था नीचे मैसूर का क्षेत्र वो सब था। तो ये सब जो है आपके नवाब जो थे या फिर जगह जगह पे कहीं पर राजा थे, तो उन सभी राजाओं को अपने साथ सब्जुगेट करते चले गए। तो जो है सब्जुगेट करने का मतलब जैसे हमने आपको बताया मिलाते चले गए। मिला तो लिया अपने एम्पायर में, ब्रिटिश एम्पायर हो गया, वो ब्रिटिश का ही रूल चलेगा, लेकिन उन लोग अपने जो है अपने पद पर, अपने पोस्ट पर बने रहेंगे, ऐसा किंग या नवाब जो भी हैं वो बने रहेंगे। तो कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कॉलोनी में क्या होता है कि हमने एक पूरा एम्पायर बना लिया, अब सारी चीज मेरे कंट्रोल में आ गई। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इकोनॉमी और सोसाइटी पे कंट्रोल किया। मतलब सोसाइटी में ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी करेगा, तो सब रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। और इकोनॉमी जितनी भी आपके एक तरह टैक्सेस कलेक्ट हो रहे थे, रेवेन्यूज आ रहा था, तो ये सारे टैक्सेस जितना आता था, रेवेन्यू कलेक्ट होता था, उसको कैसे खर्च करेगा ये कोई राजा नहीं जो है देखेगा अब, ना कोई नवाब देखेगा अब,
बल्कि नवाब और राजा का जितना भी टैक्सेस और रेवेन्यूज है वो सब ब्रिटिशर्स के पास आएगा और ब्रिटिशर्स उसको खर्च करेंगे। कलेक्टेड रेवेन्यूज टू मीट एक्सपेंसेस, एक्सपेंस करने के लिए रेवेन्यूज आए, जो टैक्स का लेना होता है उसको रेवेन्यू कहते हैं, जो इनकम होती है। प्रोड्यूस क्रॉप्स फॉर एक्सपोर्ट, डिफरेंट, क्योंकि फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी थी, फार्मर्स डेवलप हो चुके थे, तो फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी, तो कुछ ऐसी चीज पैसा कमाने के लिए क्या हुआ कि कुछ क्रॉप्स ऐसे थे कि जो बहुत ज्यादा जो है प्रोडक्शन हो रहा था, तो इसलिए उनका खूब प्रोडक्शन करवाया गया जिससे कि एक्सपोर्ट किया जा सके, या इंग्लैंड या फिर जो है यूरोपियन कंट्रीज में उसको जो है आपके एक तरह से वहां की डिमांड को फुलफिल किया जा सके, इसलिए ऐसा कराया जाता है। फिर सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। एक कंट्री दूसरे कंट्री पर, कंट्री का मतलब यह है कि रीजन, जो छोटे छोटे राजा थे, एक राजा दूसरे राजा को जो है एक साथ मिलाए ले रहा था, या फिर जो है आपके ब्रिटिशर्स जो थे इन्हीं राजा को अपने आप कंट्रोल में लेते चले जा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था कि सोशल इंपैक्ट, इकोनॉमिकल इंपैक्ट जो पड़ रहा था राजाओं या फिर नवाब या इन सभी लोगों के ऊपर, तो उससे जो है आपके एक तरह से ब्रिटिशर्स को फायदा हो रहा था, क्योंकि सोसाइटी इनके पूरे हाथ में आ गई थी, इकोनॉमी इनके हाथ में आ गई थी, क्योंकि जितने भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था डायरेक्ट कलेक्ट होने लगा और जो राजा के थ्रू इन लोगों को सब मिलने लगा, क्योंकि जो है आपके ब्रिटिशर्स को मिलने लगा। तो एक तरह से ब्रिटिशर्स एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने लगे कॉलोनी स्थापित करने के लिए, या कॉलोनी जो है आपके एक तरह से बना करके। तो होल प्रोसेस रिफर्स टू कॉलोनाइजेशन। इसी होल प्रोसेस को क्या कहा गया? कॉलोनाइजेशन। एक कॉलोनी को जो है एस्टैब्लिश करना। तो कॉलोनी एस्टैब्लिश करने का मतलब कि हमने अपने पूरे एम्पायर को जो है एस्टैब्लिश कर दिया, कुछ हमारे लोग रहेंगे जो सब चीजों को देखेंगे, कुछ तुम ही लोग रहोगे जो अपने चीजों को देखो लेकिन हमारे अंडर में रहोगे, और जितने रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो सब हम लोग लेंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं ये कॉलोनाइजेशन में आती है। तो कॉलोनाइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट किया ब्रिटिशर्स ने। अब देखिए ये बहुत सारी चीजें जो आपकी जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है कैसे मिल रही थी, कहां से मिल रही थी? तो वेयर जो आप पढ़ रहे थे ना, व्हेन पढ़ रहे थे, हाउ पढ़ रहे थे, कैसे हो रहा है। अब वेयर, तो कैसे जो है आपके किस तरह से हो रहा है, कहां से हो रहा है। तो इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही थी? फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन। तो जितनी इंफॉर्मेशन है वो कहां से हम लोगों को मिल रही है, वो अगर हम लोग देखें तो वो मेनली क्या था, क्योंकि पेपर का इंट्रोडक्शन हो चुका था मिडिवल एज में। सारे जितने भी आपके एक तरह से ऑफिसर्स थे गवर्नमेंट के, उन सब में क्या बन गया था, उन सब में जो है आपके एक तरह से टेक्सचुअल रिकॉर्ड रखने का एक जो है ऑफिस अलग से बन गया। जितने भी इस तरह के जो है चीजें, डिसीजन मेकिंग होता था, कोई प्लान बनता था, कोई पॉलिसी बनती थी, वो सब को रिकॉर्ड किया जाता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करता था, सारी चीजें जो है इन राइटिंग हुआ करती थी, और तब जाकर के आपके उसको जितनी भी चीजें थी, जितने एग्रीमेंट्स होते थे, जितने डिस्कशन होते थे, जितने भी आपके पॉलिसीज बनती थी, जितने प्लान जो है बनाए जाते थे, इन सब को जो है इन रिटन फॉर्म में रखा जाता था, और वही रिटन फॉर्म में रखी गई चीजें वो टेक्सचुअल रिकॉर्ड हो गई। और उसमें क्या किया गया, जितने भी आपके देखिए जैसे every instruction, plans, policies, decision, agreement, investigation was written in records, लिखा गया। फिर to preserve records, records को preserve करने के लिए जैसे हमने आपको बताया कि सब जितने भी important offices थे उसमें रिकॉर्ड रूम बना दिया गया। तो रिकॉर्ड रूम्स were made at तहसीलदार ऑफिस, कलेक्ट्रेट ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स ऑफिस, लॉ कोर्ट्स, जितने भी जगह थी उन सब जगह पर आपके एक जो है रिकॉर्ड रूम बना दिया गया, जहां पे सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे लिख करके। तो इसलिए वो रिकॉर्ड्स जो है आपके सारी चीजों को बताते हैं। फिर जब रिकॉर्ड्स होते थे, क्योंकि डे बाय डे, जैसे मान लीजिए कि कोई रिकॉर्ड 3 साल 4 साल 5 साल पुराना हो गया, तो अब उसको फेंकेंगे तो है नहीं, अब वो पता नहीं कब काम आ जाए, तो उसको कहीं ना कहीं एक जगह पर जो है आपके कंजर्व करके रख दिया जाए। तो उसका कंजर्वेशन कहां पे करते थे? तो उसके लिए लाइब्रेरी बनाई गई। तो जगह जगह पे लाइब्रेरी बन गई, या आर्चीव्स बनाए गए,
तो ये गवर्नमेंट आर्चीव्स हुआ करते थे। आर्चीव्स हुआ करते थे जैसे बहुत बड़े जगह पे एक लाइब्रेरी की तरह से ही आपके एक रिकॉर्ड रूम हुआ करता था, जो सारे ऑफिसर्स के रिकॉर्ड को मंगा लेता था और उस जगह पर आपके आर्चीव कर दिया जाता। आर्चीव करने का मतलब जो होता है कि आपके एक तरह से उसको और लोगों की नजर से छुपा लिया गया। तो वो सारी जो है आर्चीव्स में और लाइब्रेरीज में आकर के उसको जो है बनाया गया। टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स, जो आपके एक तरह से लाइब्रेरी और म्यूजियम्स थे, उनको जो है आपके बनाया गया। तो जैसे आप देख रहे हैं ये आपके एक तरह से फोटोग्राफ है आर्चीव की। तो जो नेशनल आर्चीव्स बनाए जाते थे वो इस तरह से 1920 में ये इंडिया का आर्चीव था, जो आपके जहां पर सारे रिकॉर्ड्स जाकर के आपके रखे जाते थे। तो ये जो है एक तरह से म्यूजियम की तरह ही होता है, लेकिन वो रिकॉर्ड रूम, बड़ा रिकॉर्ड रूम। तो छोटे छोटे रिकॉर्ड रूम सारे ऑफिसर्स में, और सारे ऑफिसर्स के जितने रिकॉर्ड्स होते थे वो आकर के आर्चीव रूम में रख दिए जाते थे। तो इस तरह से जो है आपके रिकॉर्ड्स को कलेक्ट किया जाता था। फिर इन रिकॉर्ड्स को आगे प्रिजर्व करने के लिए पेपर धीरे धीरे करके खराब होंगे। तो ये क्या हुआ कि कुछ एक स्टाइल होती है लिखने की। अक्सर आप देखते होंगे कुछ खूबसूरत अगर जो है आपके एक तरह से स्टाइलिश वे में अगर कोई लिखता है तो वो एक कला होती है, आर्ट होती है। उस आर्ट को क्या कहा जाता है? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होता है? कैलीग्राफी के में ये होता है कि हम लोग बहुत खूबसूरती से किसी चीज को बना करके लिखें। तो कैलीग्राफी बहुत पहले से चली आ रही है। जो कुछ लोग इसमें बहुत महारत हासिल रखते थे, तो कैलीग्राफी जो करते थे उनको पकड़ा जाता था रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, कि साफ हैंड राइटिंग में अच्छा अच्छा रिकॉर्ड जो है आप जो है एक तरह से फिर से बनाएं, और फिर से बना करके उसी रिकॉर्ड को फिर से बनाएं, उसमें उतारें और उतार करके फिर से प्रिजर्व करें। क्योंकि पुराने पेपर्स हो सकता है गल रहे हैं, कहीं पर जो है फट रहे हैं, तो उसको फिर से नए रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए कैलीग्राफिस्ट को यूज किया जाता था। तो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट कॉपीड बाय कैलीग्राफिस्ट। तो अगर मान लीजिए किसी एक कॉपी की जरूरत पड़ी, कोई रिकॉर्ड मंगाया गया, सरकार जो है एक जगह मंगा रही है, कोर्ट ने मंगा लिया मान लीजिए, तो पेपर किसी जगह जाएगा, तो पहले फोटोस्टैट मशीन तो थी नहीं कि उसकी एक फोटोस्टैट मशीन जो है जिससे जो है फोटोस्टैट निकाला और फोटोस्टैट रख लिया एक, और एक भेज दिया पेपर, ऐसा तो था नहीं। तो इस तरह से उसकी कॉपियां बनवाई जाती थी। अगर कोई रिकॉर्ड जाता था कहीं पर तो वो रिकॉर्ड वहीं पर प्रिजर्व रहे, उसकी एक कॉपी वहां पर जाए। और कॉपी कौन बनाता था? यही कैलीग्राफिस्ट बनाते थे, और यही कैलीग्राफी का काम था। तो ये जो है ये तब तक हुआ जब तक कि आपके एक तरह से प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया, और जो है आपके फोटोस्टैट की मशीन जो लास्ट में आपके मिले। तो जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में, 19वीं सेंचुरी में आकर के जब प्रिंटिंग प्रेस आया, तब हमें प्रिंट कॉपीज मिलने लगी। तो हम लोग एक कॉपी नहीं कई कॉपी जो है आपके निकाल लेते थे प्रिंट करके। तो ये प्रिंट कॉपीज जो है तब हम लोग यूज कर पाते थे। लेकिन अगर जब तक जो है आपकी प्रिंटिंग प्रेस नहीं बनी थी, तब तक क्या होता था? तब तक यही कैलीग्राफिस्ट का ही जो है हम लोग जो है सहारा लेते थे, और यही कैलीग्राफिस्ट जो होते थे वो एक डुप्लीकेट कॉपी बनाते थे, उसी तरह से लिखते थे, उसी रिकॉर्ड को लिखते थे, और फिर जो है जैसे मान लीजिए कि कहीं जाना होता था, एक कॉपी तो एक कॉपी चली जाती थी, एक कॉपी आर्चीव में जो है आर्चीव रूम में या फिर रिकॉर्ड रूम में हमेशा रखी रहती थी। तो ये जो है आपके प्रेस जो है जब तक नहीं आई तब तक ऐसा हुआ। जब प्रेस आ गई तो इस सारे काम जो है अपने आप दूर हो गए। वजह ये थी कि प्रेस से आसानी से जो है आपके कई कॉपियां जो है आपके निकल आती थी इन चीजों की। तो इसलिए जो है आपके एक तरह से जितने भी जो है आपके रिकॉर्ड्स हुआ करते थे वो एक बहुत बड़े सोर्स हुआ करते थे। और कहां से हमें इंफॉर्मेशन मिली? फ्रॉम वेयर? तो आपके रिकॉर्ड रूम से, या रिकॉर्ड से जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, उन रिकॉर्ड से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन जो आज हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ इस रिजीम में ऐसा हुआ, इस रिजीम में ऐसा, तो ये सब क्या है? टेक्सचुअल रिकॉर्ड है जिसने हमें पूरे इतिहास को, हिस्ट्री को बताया है। अब देखिए ब्रिटिशर्स के आने से एक और चीज जो है आपकी कंपल्सरीली होने लगी। वो क्या था? सर्वे। सर्वे क्या कराता है? सर्वे इंपॉर्टेंट हो गया। सर्वे क्या कराता है? क्या जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सर्वे से हमें मिलती है? तो सर्वे जो है वो आपके इसलिए जरूरी होता है
कि अगर मान लीजिए कि हमने कोई पॉलिसी बनाई है, उसका सही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो है आप जो बैठा हुआ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहा है वो जो है आपके लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, लोगों के ग्रीवेंसेस नहीं समझ पा रहा है, लोगों की जो है आपके एक तरह से जो फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी सर्वे करना। सर्वे करना मतलब माउथ टू माउथ या लोगों के जा करके मिलना, उनसे पता लगाना, ये सारी चीजें। सर्वे सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रीवेंसेस का ही होता था, सर्वे हर चीज का जरूरी हो गया। जैसे आपके फूड का सर्वे होता था, फिर आपके सेंसस का होने लगा पॉपुलेशन के लिए, फिर उसी तरह से फॉरेस्ट का सर्वे होने लगा। फॉरेस्ट में ये देखा जाता था कि कौन से पेड़ हैं, कौन से पेड़ कट रहे हैं, प्लांट्स किसको काटा जा रहा है, ट्रीज कौन कौन से जो है आपके कम जो है आपके एक तरह से नंबर्स में हैं, उनको कैसे बढ़ाया जाएगा, किस किस एरिया में फॉरेस्ट है, कहाँ फॉरेस्ट की कमी है, तो फॉरेस्ट रीजन में। फिर आपके बॉटनिकल जितना भी आपके एक तरह से सर्वे होता था उसको भी बहुत तरजीह दी जाती थी। बॉटनिकल सर्वे में क्या होता था कि बहुत सारी जड़ी बूटियां जो होती थी वो क्या बनाती, दवाएं बनाती थी। दवाओं के बारे में कैसे पता चलेगा जब तक कि बॉटनिकल सर्वे नहीं होगा। तो बॉटनिकल सर्वे में आपके इन सभी चीजों के बॉटनी में आप क्या पढ़ते हैं, यही पेड़ पौधों के बारे में ही पढ़ते हैं, पेड़ पौधों की क्या प्रमुख विशेषता है, उसके एक्सट्रैक्ट निकाल करके जो है आपके देखा जाता था कि वो किस लिए यूजफुल है और किस किस डिजीज में वो जो है आपके एक तरह से काम देगा। फिर आपके जितना भी फ्लोरा और फौना है, जो आपके जीव जंतु जिनको कहा जाता है, फ्लोरा फौना, जो फ्लोरा में आ जाते हैं सारे पेड़ पौधे और फौना में आ जाते हैं आपके जो है एक तरह से एनिमल्स, तो उन पर भी सर्वे किया जाता था। सर्वे में जैसे आपके जैसे आज जो है फॉरेस्ट सर्वे में क्या होता है, सिर्फ ट्रीज पर नहीं होता, कौन से ऐसे जानवर हैं जो मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, क्या रीजन है, उस रीजन को जो है आपके दूर करना, ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। तो ये जब तक हम लोग जो आपके एक तरह से ये चीजें जो है लेकर के हम लोग चलते थे, जब तक जो है आपके इन चीजों को बारे में हमें पता ना हो तब तक हम कैसे उसको जो है समझ पाएंगे। इसलिए जो है आपके एक तरह से सर्वे बहुत जरूरी हो गया था और बहुत जरूरी था भी। तो इसमें देखिए सर्वे के लिए क्या इन लोग जानते थे कि सर्वे बिकम इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिशर्स के अंडर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि आपके सर्वे होने लगा। सर्वे किस चीज का, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या है, अर्थ का सरफेस ऊपर, कहां पे कौन सी मिट्टी है, कौन यूजफुलनेस है, तो सॉइल उसी में आता है टोपोग्राफी में। तो अगर हमें ये पता हो कि यहाँ पे काली रंग की मिट्टी है, तो काली रंग की मिट्टी में अब जो किसान है, फार्मर्स है, वो क्या जान रहा है, वो कुछ भी बो रहा है वहां पे। लेकिन अगर हम ये बता देंगे कि काली मिट्टी है ये, इसमें तुम कॉटन बो तो कॉटन बहुत ज्यादा होगा, तो वो उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि हमने ये बताया कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, तो तुम n प्रकार के फर्टिलाइजर डाल दो, तो वो n प्रकार के फर्टिलाइजर डाल देगा। तो ये सर्वे से ये फायदा है कि जितनी भी कमी वो सामने आ जाएंगी, और जब सामने आ जाएंगी तो उन कमियों को हम दूर कर सकते हैं और हम लोग ग्रो कर सकते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। फ्लोरा और फौना के बारे में पता चलता था, जो पेड़ पौधे और जीव जंतु। लोकल हिस्ट्री के बारे में पता चलता था सर्वे से। लोकल हिस्ट्री मतलब सोसाइटी के बारे में, यहाँ वहां पर जो है आपके किस तरह की पंचायत थी, किस तरह से लोग जो है रहते थे, तो वो चीजें जो है लोकल उनकी जो जितनी भी चीजें थी वो सारी चीज पता चलती थी। क्रॉपिंग पैटर्न पता चल जाता था, कौन क्या बो रहा है, किसकी जो है प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, किसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम होने की वजह क्या है, प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह क्या है, ये सब सारी चीज पता चल जाती थी। सेंसस जो है आपके, हमने जैसे आपको बताया जनगणना जिसको कहा जाता है, सेंसस क्या होता था, जैसे पॉपुलेशन हर 10 साल पे पॉपुलेशन जो है आपके एक तरह से देखी जाती थी। और फर्स्ट सेंसस हमने अभी आपको जैसे एक्सप्लेन भी किया था, लॉर्ड मेयो के जो है आपके रिजीम में सबसे पहली बार फर्स्ट सेंसस हुई थी। तो सेंसस जो है आपके हर 10 साल पे सेंसस होना, तो 10 साल पे कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, जो है मेल्स कितने हो गए, फीमेल्स कितने हो गए, चिल्ड्रन कितने हैं, तो ये सब सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चलती थी। बॉटनिकल, जोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल और फॉरेस्ट सर्वे। बॉटनिकल सर्वे हमने आपको बताया किसके वजह से,
जो है आपके इस तरह से प्लांट्स और इसमें हर्ब्स बनाने के लिए, हमें जो है आपकी मेडिसिन बनाने के लिए जितने भी आपके रूट्स होते हैं उनकी स्टडी करना, स्टेम की स्टडी करना, पेड़ पौधों की स्टडी करना। ज़ूलॉजिकल सर्वे क्या करता था, जो एनिमल्स के बीच में जो है आपके एक तरह से उनका सर्वे अगर होता था तो उनके बीच में क्या क्या जो है एक तरह से किस वजह से कोई एनिमल कम या ज्यादा है, या उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनकी किस प्रॉब्लम को इराडिकेट कैसे किया जाए, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे था जो कि आपके ये बताता था कि कहीं पर आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते थे, स्ट्रक्चर्स को पढ़ना। जैसे मान ली कहीं खुदाई हुई, एक्सकेवेशन जिसको कहा जाता है, तो कहीं खुदाई हुई, तो खुदाई में जैसे मान लीजिए कि कहीं मूर्ति मिली, मूर्ति की स्टडी हो रही है कि वो किस राजा के रिजीम की है, कब बनाई गई थी, वहां पे क्या क्या चीजें थी, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे होता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे भी बहुत चीजों को बताता है कि हमारे हिस्ट्री कैसी थी, तो वो भी बहुत जरूरी होता है। एंथ्रोपोलॉजिकल में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड कि कौन से जो है आपके एक तरह से ट्राइब्स रहा करती थी यहाँ पे, या अभी कौन से ट्राइब्स हैं, इस ट्राइब्स में क्या कल्चर चलता है, इन लोग खाते पीते क्या हैं, इनकी ड्रेसेस क्या हैं, तो ये एंथ्रोपोलॉजिकल था। या एक जो है आपके एक तरह से जो आपकी ट्राइब है दूसरे ट्राइब से कैसे बिहेव करती है, तो ये सारी चीजें एंथ्रोपोलॉजिकल थी। बाकी फॉरेस्ट सर्वे हुआ करता था, फॉरेस्ट सर्वे होता था, तो ये आपके फोटोग्राफ भी दिखाया गया है। फॉरेस्ट सर्वे जब होता था लोग वहां पे इकट्ठा होते थे, सरकारी लोग। फिर जैसे बॉटनिकल सर्वे में जैसे ये दिखाया गया, कस्टर्ड एप्पल पता चल गया। कस्टर्ड एप्पल मतलब शरीफा जो है आपके एक तरह से इस जो है जब पता चला तो ये एक फ्रूट है, तो ये बॉटनिकल सर्वे में पता चला। तो बॉटनिकल सर्वे से डिफरेंट फ्रूट्स भी हम लोगों को पता चलते थे, ये कौन कौन से फ्रूट हमें मिल रहे हैं। कस्टर्ड एप्पल जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये जो है आपके उसी से पता चला। अब देखिए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तो ने बहुत हेल्प करी, और उसी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की वजह से हमें सारे वेयर अबाउट्स पता चल जाते हैं। सब कुछ पता चलता है कि हाँ किस किस रीजन में पीपल जो था, जैसे मान लीजिए कि किसी के रेन में जो वहां के जनता थी, पीपल थे, वो कितने जो है खुश थे या कितने नाराज थे, या उनको फैसिलिटी कुछ मिलती थी या नहीं मिलती थी, ये सारी बातें पता चल जाती थी रिकॉर्ड्स से। जितने भी रिकॉर्ड्स पुराने थे उन सब की स्टडी करके हम लोग ये जान पाते थे, और ये सारी चीजें हम लोगों को बहुत आसानी से पता चल जाती थी। अब क्या चीज ऐसी थी जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड नहीं बता पाते थे? तो टेक्सचुअल रिकॉर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं बता पाते थे, वो होती थी लोगों की फीलिंग। लोगों की फीलिंग, हम ये लिख सकते हैं कि हाँ यहाँ के लोग नाराज थे, यहाँ के लोग खुश नहीं थे, लेकिन खुश क्यों नहीं थे, हर एक आदमी की अपने अलग अलग रीजंस होगा। तो टेक्सचुअल रिकॉर्ड में फीलिंग्स नहीं आती। तो टेक्सचुअल रिकॉर्ड सब कुछ बता दी थी, बस उसमें कमी क्या रह गई थी, फीलिंग्स नहीं बता पाती थी। ये किसी भी सोसाइटी में, सोसाइटी की फीलिंग क्या है, कोई सोसाइटी ग्रो कर रहा है तो उसके पॉजिटिव क्या चीजें हैं, नेगेटिव क्या चीजें हैं, उसके पास स्ट्रेंथ क्या है, उसकी कमी क्या है, कमजोरी क्या है, उसको कैसे उसकी कमजोरी को दूर किया जाए, तो ये टेक्सचुअल रिकॉर्ड से नहीं हो पाता था। तो इसलिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, जो आपके टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे वो क्या नहीं बताते थे? पहली चीज पीपल फीलिंग, तो फीलिंग्स के बारे में कोई जो है आपकी चीज नहीं पता चलती थी। व्हाट ले बिहाइंड एनी एक्शन एंड एक्टिविटीज, क्या रीजन था किसी एक्टिविटी या किसी जो है आपके एक तरह से इवेंट के होने का। जैसे मान लीजिए कि हमें ये पता चला कि जैसे किसी मान लीजिए कोई इवेंट को पढ़ना है, तो इवेंट में ये था कि उस इवेंट में क्या हुआ कि कुछ दो लोग जो है लड़ गए, लड़ने से एक ने जो है आपने दूसरे के ऊपर बॉम्ब फेंक दिया, बॉम्ब फेंकने से ये जो है आपके इतने लोग मर गए। वो इवेंट तो हमें पता चल गया, लेकिन उस इवेंट के पीछे की कहानी नहीं पता कि ये लड़े क्यों, क्या रीजन था, किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी। तो ये जो आपके एक तरह से जो आपकी एक्टिविटी और इवेंट के पीछे की जो घटना होती थी, पीछे की जो स्टोरी होती थी, वो नहीं बता सकता टेक्सचुअल रिकॉर्ड। तो टेक्सचुअल रिकॉर्ड एक तो फीलिंग पीपल की नहीं बता सकता, और दूसरी चीज एक्टिविटी और जितनी भी जो है आपके एक्शंस होते हैं वो क्यों हो रहे हैं, उसका रीजन जो है आपके नहीं बता सकता था। ये दो सबसे बड़े ड्रॉबैक्स थे।
अब ये कैसे पता चल सकते थे? बहुत सारे लोग, अक्सर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग डायरी लिखने का शौक रखते हैं, खासतौर से पोइट वेट जो होते हैं या जो है आपके लिखने वाले लोग जो होते हैं, वो बहुत सारी चीज अपनी डायरियों में लिखा करते हैं। वो छोटे छोटे इवेंट्स रोज के लिखा करते हैं। आज हमें किसी चीज से दुख पहुंचा तो इससे पहुंचा, तो उन्होंने डायरी में लिख लिया। आज हमें खुशी मिली तो किस चीज से मिली, ये उन्होंने डायरी में लिख लिया। तो क्या हुआ कि इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह की जो एक्टिविटी या इवेंट्स होते थे उसके पीछे क्या रीजन है, उसको पता लगाने के लिए लोगों की डायरी, उस तरह के लोगों को जो है ढूंढा जाता था उस रीजन में कि कौन से ऐसे लोग थे जो कि पोइट की तरह से थे या जो है आपके लिखने वाले लोग हुआ करते थे। तो उनकी डायरीज जो है बहुत कुछ बताती थी। तो डायरीज ऑफ द पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, जो आपके एक तरह से मंदिरों और मस्जिद को देखते थे, वो आपके क्योंकि सोसाइटी से टच रखते थे, वो आसानी से आप बता सकते थे। ट्रैवलर्स ऑटोबायोग्राफी, जो लोग कभी आते थे तो वो अपनी ऑटोबायोग्राफी कभी लिखते थे कि हाँ हम फलानी जगह गए तो हमने ये देखा, तो उससे बहुत कुछ पता चलता था पर्सनालिटी के बारे में। पॉपुलर बुक्स और बुकलेट्स जो थी वो कुछ बताती थी, न्यूज़पेपर बताता था, पोएम्स, नॉवेल्स, ये सब जो है आपकी हेल्प करती थी टू नो द फैक्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। तो जो कमी थी टेक्सुअल रिकॉर्ड में, तो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, जो नहीं बता पाते थे, लोगों की फीलिंग नहीं बता पाते थे और किसी इवेंट के पीछे का रीजन जो है नहीं डिफाइन कर पाते थे, तो वो चीज कौन बताता था? वो ट्रैवलर्स की ऑटोबायोग्राफी बताती थी, इवन लोगों की डायरी बताती थी। कोई किसी ने जो है किसी की कमी पर या कहीं पर अगर मान लीजिए कोई कमी है या कहीं पर कोई अच्छाई है, उस पर कोई पोएम लिख दिया, कोई नॉवेल लिख दिया, कोई स्टोरी लिख दिया। तो इन ये सारी चीजें क्या करती थी? ये सारी चीजें जो हैं आपके एक तरह से पॉजिटिव चीजों को बताती थी। तो ये सब के सब जितनी भी चीजें हुई, तो ये जो है आपके एक तरह से रिकॉर्ड्स जो नहीं बता पाते थे, तो यहां से उसको खोजा जाता था। न्यूज़पेपर को से कुछ मिल जाए, कुछ पोएम से कुछ मिल जाए, किसी बुक से कोई चीज मिल जाए, किसी नॉवेल से कोई चीज मिल जाए, किसी स्टोरी से कोई चीज मिल जाए। तो जो भी नरेशन होता था, जो भी लोग नरेट करते थे, उससे जो है हमें कुछ ना कुछ चीजें जो है आपके जरूरी होती थी उन चीजों की, जिससे कि हमें ये सारी चीजें लोगों की फीलिंग्स के बारे में पता चल सके। कभी कभी कुछ चीजें जैसे आपके ये भी जैसे डायरीज हुआ करती थी, नॉवेल है, स्टोरी है, ये सारी चीजें पता तो चलता ही था इससे कि हाँ पीछे की स्टोरी क्या चल रही है, क्या रीजन है। कभी कभी कुछ एड्स जो होते थे, एडवर्टीजमेंट्स जो होते थे, उनको शॉर्ट में हम एड बोलते हैं, तो एडवर्टीजमेंट्स जितने हुआ करते थे वो एडवर्टीजमेंट्स बहुत कुछ बताते थे। अब जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके एक जो है आपके एक स्टैचू बनाई गई, और ये जो है आपके एक तरह से उस स्टैचू पे, जैसे मान लीजिए कि आपके रेनेल नामक जो है आपके व्यक्ति ने इसको बनाई, और ये है क्या है, हिंदुस्तान दिखाया उसने। और हिंदुस्तान को दिखा करके क्या दिखाया गया है कि जो राजा महाराजा टाइप के लोग हैं वो गरीबों को कुछ बांट रहे हैं। तो इनसे क्या पता चला कि यहां पर जो है आपके गरीबों का ख्याल रखा जाता था। या कोई भी एड अगर होता था तो बहुत सारे एड्स जो होते थे, या जो आपके फोटोग्राफ होती थी, अब इस तरह की फोटोग्राफ अब हिंदुस्तान को डिफाइन कर रही थी, हिंदुस्तान किस तरह का है। तो क्या है कि जो पुअर पीपल्स हैं उनका भी ख्याल रखा जाता है, या जो आपके एक तरह से पिलग्रिम्स हैं या सेंट्स हैं, जो साधु संत होते हैं, तो उनको किस तरह से जो है आपके ट्रीट किया जा रहा है। तो उस रीजन का लग रहा है कि कोई जो है आपके एक तरह से कोई आप ये हेड कह सकते हैं, या फिर आपके जो है एक इंपॉर्टेंट पर्सन कह सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट पर्सन जिसके पास जो है आपके संपत्ति है, पैसा है, वेल्थ है, तो वो जो है गरीबों में कुछ बांट रहा है या कुछ जो है दे रहा है। इसी तरह से जैसे आपके लिप्टन चाय, लिप्टन टी अभी भी हम लोग देखते हैं, तो लिप्टन क्या था? तो ये एक तरह से जो आपके एक तरह से लिप्टन जो है व्यक्ति का नाम, जो आपके लिप्टन थे, तो उन्होंने जो है अपनी चाय के बागान लगाए थे यहाँ पे इंडिया में, जो है आपके इंग्लैंड से आकर के। तो
लिप्टन ने क्योंकि आपके चाय के बागान लगाए, उन्होंने चाय की जो है आपके एक तरह से पैदावार शुरू कर दी, यहां से चाय जो है एक्सपोर्ट किया करते थे, तो वहां पे लिप्टन चाय हो गया। तो अब क्या एक छोटे से फोटोग्राफ ने, लिप्टन टी के एक एड ने ये चीज बता दिया कि कोई शख्स लिप्टन है जो आपके एक तरह से लिप्टन आए और उन्होंने जो है आपके इंडिया में एस्टैब्लिश किया, और अंग्रेज आपके एक तरह से पूरे एड में वो दिख रहा है कि हाँ अंग्रेज किसी घोड़े पे बैठा हुआ है, और वो जो है आपके एक तरह से अपनी फोटोग्राफ को उन्होंने लिप्टन टी पर दिया और जो है एड में, तो इससे ये पता चला कि हाँ कोई बाहर का आया, उसने यहाँ पर एस्टैब्लिश किया, यहाँ पर जो है आकर के प्लांटेशन करवाया, यहाँ पर आपके टी को जो है कल्टीवेट करवाया, और उसके बाद जो है आपके उसको स्प्रेड कराया या फिर उसकी पैदावार हुई, यहाँ पर भी लोगों ने चाय पी, और जो है आपके इंग्लैंड भी ये यहाँ ले जाया गया। तो पिक्टोग्राफी जो है, एडवर्टीजमेंट्स भी बहुत कुछ अपना बयान कर देते हैं। तो जो चीजें डायरियों में, नॉवल में, स्टोरी में, ऑटोबायोग्राफी में, इन सब चीजों में नहीं मिली, वो कैसे मिली? वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी कुछ चीजें रिफ्लेक्ट हो रही थी, कुछ चीजें पता चल रही थी। तो यही सिर्फ सोर्सेस थे और इन्हीं के वजह से जो है आपके सारी चीज कलेक्ट हो पाई। तो ये क्या है? ये फ्रॉम वेयर जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, ये लास्ट में क्या पढ़ रहे थे? फ्रॉम वेयर, कहां से। तो कहां से इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट होगी? इस तरह से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी। तो जो हमारा चैप्टर था, तो व्हेन, हाउ और वेयर, तो ये हम लोग ने देखा कि व्हेन, हाउ एंड वेयर में क्या है। तो इस सारी चीजें जो है आपके आती है। व्हेन मतलब कब कोई इवेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके रिजीम में हो रहा है। हाउ कैसे हो रहा है, किसके जो है आपके लीडरशिप में हो रहा है। और जो है आपके वेयर, वेयर मतलब आपके एक तरह से कैसे हो रहा है, तो किस तरह से हो रहा है, कहां पर हो रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है आपके इस तरह से हम लोग ने कलेक्टिवली देखी। तो इस चैप्टर से हमने सिर्फ ये पता चलता है कि हिस्ट्री हम कैसे पढ़ें या किस तरह से हम व्हेन, हाउ और वेयर को जाने। तो ये कैसे एक्सट्रैक्ट करें, कैसे इतिहास को अपने हिस्ट्री को जाने, तो वो आपके इस चैप्टर में बताया गया है।